नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट पेपर 2 में पूछे गए साइंस के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण विधि क्या कहलाती है? तो उसे दोस्तों प्रभाजी आसवन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रभाजी आसवन का दोस्तों अगर एग्जाम्पल देखें तो प्रभाजी आसवन भूगर्भ से जो भी खनिज तेल निकालते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनमें जो मिश्रण होते हैं उनको अलग करना ही प्रभाजी आसवन कहलाता है। और जो और ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है आसवन। आसवन क्या होता है? तो आसवन जो होते हैं, द्रव को वाष्प में बदल दिया जाता है। द्रव को वाष्प में बदलने की विधि आसवन कहलाती है। इसी से दोस्तों आसु जल बनाया जाता है। और जो तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, यानी कि इसे हम रवाकरण भी कहते हैं। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसको क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। और ऊर्ध्वापतन जो होता है दोस्तों, ऊर्ध्वापतन यानी कि सब्लिमेशन, ठोस को सीधे गैस में बदल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन। जैसे कि नेफ्थलीन हो गया, कपूर, एंथ्रासीन, ये सब जो होते हैं ऊर्ध्वापतन के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों प्रभाजी आसवन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता है। जो अनुचुंबकीय, जो पैरामैग्नेटिक है, उसकी परमेबिलिटी बतानी है। तो उसकी अनुचुंबकीय जो होती है पदार्थ की पारगम्यता, वो सदैव 1 से अधिक होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता कितनी होती है, तो वह क्या होती है? सदैव 1 से कम होती है। ये जो हो जाएगा दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सबसे कम, 1 से कम होती है जो पारगम्यता होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लौह चुंबकीय पदार्थ की जो पारगम्यता होती है वो कितनी होती है, तो वो 1 से अधिक होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता के बारे में पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का सही उदाहरण होता है? तो यौगिक क्या होता है? यौगिक का मतलब होता है दोस्तों जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाने पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण हो गया H2O हो गया, CO2 हो गया, और NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड। ये सभी क्या है? कंपाउंड है, यानी कि यौगिक हैं। तो यहाँ पे हमें यौगिक को छांटना है। जैसे कि जल दिया है, जल मतलब H2O वाटर, ये क्या हो गया? ये तो यौगिक हो गया। वायु क्या होते हैं? वायु जो होते हैं मिश्रण होते हैं, विभिन्न गैसों के मिश्रण होते हैं। वायुमंडल में तरह तरह के गैस होते हैं, उनका मिश्रण क्या कहलाता है? वायु। और शक्कर, शक्कर हमारा क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, जो कि C12, H22 और O11, यानी कि ये शक्कर को टेबल सॉल्ट या शुगर भी कहते हैं, जो कि एक कंपाउंड है। लेकिन वायु जो है हमारा मिश्रण है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन, शक्कर और जल। तो ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों एक गैस है और ये तत्व के अंतर्गत आता है, जबकि शक्कर और जल जो होते हैं हमारे कंपाउंड होते हैं। तो ये भी हमारा डिस्कार्ड यानी कि गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों जल, नमक और वायु। यहाँ पे जल और नमक, नमक मतलब होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया। और जल तो कंपाउंड होता ही है, लेकिन वायु जो है दोस्तों मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों जल, नमक और शक्कर, ये तीनों जो होते हैं दोस्तों हमारे कंपाउंड होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? यौगिक के करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके खाली स्थान बिंदु पर होता है। तो त्रिभुज जो होते हैं उसके क्या पूछा गया है? गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र जो होते हैं दोस्तों उसके मध्यिका में होते हैं। कहाँ होते हैं? ये मध्यिका के समागम में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रिज्म के आपतित किरण, जो प्रिज्म होते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण
का कोण क्या कहलाता है। एक प्रिज्म है दोस्तों, ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म में कोई आपतित किरण है और ये आपतित किरण जब क्या होगी, अपवर्तित होगी, ये अपवर्तित किरण, और ये हो गया था आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण, इंसिडेंस रे, और ये जो हो गया यहाँ से निकल गया तो ये हो गया निर्गत किरण। क्या हो गया, निर्गत किरण। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस एंगल को आगे बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर हमें एक क्या बनेगा, एक डेल्टा कोण बनता है। यहाँ पे एक डेल्टा कोण बनेगा, यहाँ पे एक डेल्टा कोण बनेगा। इसी डेल्टा कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विचलन कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्यूज तार के लिए महत्वहीन है कहता है। तो फ्यूज तार जो होते हैं दोस्तों, फ्यूज तार आपने देखा होगा कि सर्किट बोर्ड पर एक फ्यूज तार लगा होता है जो कि दोस्तों बहुत ही पतला होता है। इसके गलनांक जो होते हैं, गलनांक बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं दोस्तों। जो फ्यूज तार होता है वो टीन यानी कि एसएन और लेड पीबी से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है, टीन और लेड से मिलकर बना होता है। और दोस्तों कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो विद्युत फ्यूज जो होता है वो किस पर आधारित है। तो ये दोस्तों जूल प्रभाव पर आधारित होता है। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है। तो महत्वहीन जो हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तार की लंबाई से कोई डिपेंड नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सोडियम का प्रतीक क्या है। तो सोडियम का प्रतीक जो होता है दोस्तों Na होता है। और सिलिकॉन का क्या होता है, तो सिलिकॉन का SI यानी कि ये अर्धचालक है। दोस्तों जो सोडियम होता है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और धूल के कण ओजोन द्वारा ऊष्मा के विकिरण को रोकने की प्रक्रिया क्या कहती है। तो इसे दोस्तों हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कई बार दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के गैस के जो है घटते क्रम को पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में होता है, उससे कम CH4, उससे कम N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, और उससे कम क्या होते हैं, ओजोन गैस, और उससे भी कम होते हैं CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2 होता है। तो ये जो है दोस्तों इसकी घटते क्रम में यहाँ पर हमने आपको समझा दिया जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूह AB के व्यक्ति को सर्वग्राही क्यों कहते हैं। जो ब्लड ग्रुप AB होता है उसे हम सर्वग्राही क्यों कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, क्योंकि AB जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, लेकिन एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं, एंटीजन उसमें होते हैं। AB एंटीजन दोनों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है किसने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिन पर हमको विचार करना है। पहला कथन है, प्रवाल भित्तियां उथले पानी की कटिबंधीय समुद्रिक पारिस्थितिकी प्रणाली है। दूसरा जो है, उच्च जैवमास उत्पादन और समृद्ध वनस्पति एवं जीवों की विविधता इनकी विशेषता होती है। तो दोनों कथन के बारे में आपको विचार करना है। तो इसका दोनों कथन जो है दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अर्धचालक से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि खाली स्थान अर्धचालक जो होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि खाली स्थान अर्धचालक निध अर्धचालक में दाता अशुद्धियों की डोपिंग करके बनाई जाती है।
तो डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी भी अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। और अर्धचालक तो आप सभी जानते ही होंगे कि चालक और कुचालक के बीच को हम क्या कहते हैं? बीच जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक होता है और एक अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, ठीक है। जिसमें से शुद्ध अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? निज अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं, और निज अर्धचालक या फिर शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आती है। जिसकी सिलिकॉन और क्या आती है? जर्मेनियम आती है, जिसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। जब दोस्तों इनमें 3 संयोजी या 5 संयोजी की अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्या होता है? तब वो बनता है बाह्य अर्धचालक, या फिर कहें तो वो बनता है अशुद्ध अर्धचालक। उसी को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है निज अर्धचालक की दाता अशुद्धि की डोपिंग करके बनाए जाते हैं, वो कौन सा होगा? तो n प्रकार के जो चालक होते हैं दोस्तों वो दाता अर्धचालक होते हैं, जिसमें हम क्या मिलाते हैं? 5 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो वो n प्रकार का अर्धचालक या दाता अर्धचालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक्स किरण को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या होता है? जब एक्स किरण को आप शक्तिशाली कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या करेंगे? पास करेंगे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा? जब आप मैग्नेटिक फील्ड में एक्स किरण को ले जाएंगे तो क्या होगा? ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या होगा दोस्तों? क्योंकि जो चुंबकीय एक्स किरण होती है, एक्स किरण की कोई भी आवेश नहीं होता। क्या नहीं होता? एक्स किरण के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। तो इनके पास कोई आवेश नहीं होता, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में निकलने वाली जो उसकी चुंबकीय रेखाएं हैं उससे प्रभावित नहीं होगी और वहां से आसानी से बीच से निकल जाएगी, तो बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगी, अर्थात कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि एक्स किरण की खोज किसने की थी। दोस्तों हम आपसे प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि आप पढ़ाई में एक्टिव रहें और आप हमारे सवालों के जवाब दे सके। तो चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करती है? तो पृथ्वी पर दोस्तों जो पहुंचने वाली सूर्य की प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण का कितना भाग जो है यूज करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1 से 2% तक ही यूज करती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण आया है तो इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल से क्रिया करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट में हरे पौधे यानी कि क्लोरोफिल युक्त पौधे क्रिया करके एक जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण बनाते हैं और हमें क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं और 6 मोल हमें वाटर देते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? इसका केमिकल रिएक्शन है। आपसे कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि इसे इस तरह से इक्वेशन दे दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ ए और बी करके लिख दिया रहेगा और आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कहा जाता है। तो आप दोस्तों इस केमिकल रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो कैटेलिस्ट यूज़ किया गया है उसे भी पूछ दिया जाता है कि यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट रहेगा, हरे पौधे, क्लोरोफिल, पर्णहरिम करके यहाँ पे ऑप्शन दे दिया रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1 से 2% जो है पृथ्वी तक पहुँचने में सौर ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। टीसीपी या आईपी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो टीसीपी या आईपी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जैव संगठन का सही क्रम क्या होगा? तो जैव संगठन का सही क्रम क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जो होता है एटम होता है,
एटम, एटम के बाद क्या बनता है, एटम के बाद मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल के बाद क्या बनते हैं, तो मॉलिक्यूल के बाद सेल बनते हैं, सेल के बाद क्या बनते हैं, सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी कि अंगतंत्र बनते हैं, क्या बनते हैं, अंगतंत्र का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम परमाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों तत्व, तत्व किसे कहते हैं, तत्व एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं, और दूसरा पदार्थ उससे नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि कार्बन एक ही प्रकार के तत्व से, परमाणु से मिलकर बना है, ऑक्सीजन भी एक ही प्रकार के परमाणु से, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व के उदाहरण होते हैं। जबकि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है अणु, अणु किसे कहेंगे, पदार्थ है यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, यानी कि एकदम छोटे से छोटे कण को क्या कहेंगे, हम अणु कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन H2 हो गया, N2 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, हमारे अणु कहलाते हैं। अगला जो है यौगिक, यौगिक को दोस्तों हमने अभी बताया ही था आपको, यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, एक यौगिक बनता है। जैसे H2 हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सभी क्या है, यौगिक के उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी कंपाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। हमने दोस्तों आपके नॉलेज के लिए ऑप्शन को डिस्कस कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, न्यूक्लियॉन प्रतिनिधित्व करता है, तो न्यूक्लियॉन क्या होता है, एक परमाणु में दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और नाभिक में जो है दोस्तों वहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो कि आवेशहीन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोस्तों नाभिक में रहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोटॉन जो होता है इस पर ऋण आवेश चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों वो चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब दोस्तों अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप जो है दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी और किस समय की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। ऐसे विधि का पहचान करना है जिनके द्वारा चुंबक जो होते हैं दोस्तों वो अपनी क्या है, अपने गुण को खो देता है। पहला ऑप्शन है चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर, चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर। तो ये सभी ऑप्शन जो होंगे दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चुंबक को गर्म करेंगे, पीटेंगे, हथौड़े से पटकेंगे या ऊपर से ऊंचाई से गिराएंगे तो उसकी चुंबकत्व जो होती है वो क्षीण होने लगती है। तो ये सभी ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारियल का खाने योग्य भाग क्या है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर बी भ्रूणपोष करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकेन सहजीवी है, क्या है, लाइकेन सहजीवी है जिनमें पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों शैवाल और कवक हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ और प्रश्न देख लेते हैं कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल जो होते हैं दोस्तों इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसके कारण क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और कवक की बात करें दोस्तों तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है।
कवक जो है एक यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो कि सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना भोजन का क्या करते हैं, निर्माण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है दोस्तों आप सभी जानते होंगे, मशरूम, ईस्ट, फफूंद, ये सभी जो होते हैं कवक के उदाहरण होते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। क्या कैसे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। कवक का अध्ययन भी पूछा जाए अगर से, तो आप बता सकते हैं कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या फिर नहीं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है? तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो दुनिया का सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों यूनिवैक, ऑप्शन नंबर सी एक व्यावसायिक कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी सीजी टेट पेपर 2 में पूछे गए साइंस के प्रश्न। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे दोस्तों तो एक लाइक और सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले पार्ट्स में, जिसमें दोस्तों हम आपको साइंस में आए न्यूमेरिकल के प्रश्न को हल कराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।